अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, मैं यूट्यूब चैनल बो रोमांटिक नावल में आपकी होस्ट रामिसा फातिमा नावल लेकर आए हैं। शिद्दत मोहब्बत वडेरा बेस वनी बेस एक डिफरेंट बेस केयरिंग हीरो के साथ रोमांटिक नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स लाइक शेयर और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्लीज़ लिसनर्स अपने कमेंट्स ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। सो प्लीज़ सपोर्ट मी। फिर एक जहन में ख्याल गुजरा और बेहतरीन यही था कि पहली फुर्सत में ही उसने पलवशे को जान लिया। मगर भेजने में हिम्मत न होती तो जला देती। दिन महीने और महीने सालों में तब्दील हो गए। अब बाकायदा दोनों की जानिब से हतो किताबत होने लगी। फिर तो अब तो ईद के ईद ही किसी खास मौके पर उसे तोहफे भी मौसूल होने लगे थे। और यही चीज़ पलवशी अंगेज़े अनीसा के मुश्तरका रूम में आई थी। तो के ऐन मुताबिक वो बिस्तर पर चट लेटी थी और छत की जानिब देख रही थी। पलवशी ने दरवाज़ा बंद किया, फिर पूरे कमरे में घूम कर तसल्ली की कि आया वह दोनों अकेली ही थी। और ऐसा ही था। वो बिस्तर तक आई तो आहट महसूस करती वो भी चौंकी और उठ बैठी। जानती थी कि आज बहुत दुखी होंगी आप। वो धीमे लहजे में बोलने लगी। नजरें उस पर जमाई हुई थी जो हाथ में एक चेन पकड़े अफसुर्दा सी बैठी थी। नजरें झुकी हुई थी और आंसू पलकों पर ठहरे हुए थे। पलवशे को दुख महसूस हुआ। हर साल उसकी सालगिरह पर वो बहुत खुश होता था और उसे मोहब्बत पर राहत भेजता था। मगर अब ये सिलसिला थमे तो सालों बीत गए, मगर दिल ने थमना नहीं छोड़ा था। काश वो कांपते लहजे में बोली अल्फाज आवाज़ का साथ देने से इनकारी थे और आंसुओं का गोला हलक में ही अटक गया। काश के वो सियारात हमारी जिंदगियों में कभी न आई होती। बात मुकम्मल हो किए उसने गहरा सांस हवा के सुपुर्द किया। पलवशे की आंखों में आंसू जमा हो गए। मोहब्बत की जिनकी मोहब्बत की मिसालें वो खुद को देती थी और उनकी मोहब्बत उस मोड़ पर आ पहुंची थी कि खुद पलवशे को भी दिल का खून से आंसू रो रहा था। सारा मसला इस काश का था। ये काश हम सबकी जिंदगी में किसी के मुकाम पर रह जाता, हमारी लाहासिल खुशियों की हसरत बन जाता। काश लफ्ज़ बहुत दुख और बहुत हसरत जमा किए हुए था। इन्हें एतबार लौटा दे, इन्हें इनका वो लौट आएंगे। जानबूझकर यहाँ नहीं आते, जानती हैं कि छुट्टियां भी होती हैं तो हवेली नहीं आते, आपको शर्मिंदा नहीं देख सकते। और अब मैं उनकी जानिब नहीं देख सकती, नज़रें भी नहीं मिला सकती उनसे। नज़रें झुक जाती हैं फिर उठती भी नहीं थी। कहती हैं कि तुम इसी की हकदार हो। वो टूटे बिखरे लहजे में बोली थी। पलवशे को लगा कि इस टूटे लहजे की किरचियाँ जमा करने लगेंगे तो खुद भी टूट जाएंगी। सो खामोशी से उठकर बाहर की जानिब चल दी। रूठों को मनाना उसे नहीं आता था और इस पान में वो माहिर ना थी। पीछे वो सर घुटनों में गिराए सिसकने लगी थी और एक हिजर की रात चढ़ने को थी और न जाने ये हिजर की रात और ये मौसम कब तक उसके दिलों पर छाया रहता। आर्मी की छावनी में हादसा सकूत था। 2 दिन से दुश्मनों की जानिब से कोई कार्रवाई सामने नहीं आई थी। बॉर्डर पर खड़े सिपाहियों की ड्यूटी तब्दील हो गई थी जो रात के खड़े थे और आराम के लिए जा चुके थे। अब जहाँ वो तैनात किए गए थे उन्हें रात तक वहीं खड़े रहना था। लकड़ियाँ सुलगा ली गई थी और ताकि सर्दी का एहसास कम हो। ज़्यादातर धुंध छाई रहती थी और वो भी दोपहर तक। दोपहर के मौसम में दरमियाना सा रात फिर धुंध पड़ने लगती थी। अपने कैंप में बैठा था, सामने उसके हदूद खुले पड़े थे जिन्हें वो न जाने कितनी बार पढ़ चुका था। अब तो गिनती भी भूलने लगी थी। वो तीसरा हाथ पढ़ने वाला था और बाहर से सिपाही की आवाज़ आई, आपको जनरल साहब ने याद किया है आफ्टर 5 मिनट शार्प। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपने हदूद वापस संदूक पर रखे। वालेकुम सलाम, मैं आ रहा हूँ। ठीक है जनाब, अस्सलाम वालेकुम। कदमों की चाप पर वो फिर दूर जाती सुनाई दी। गालबन वो जा चुका था। उसने एक नज़र आईने में देखा और फिर जानिब चल दिया। जनाब, जनरल साहब की छावनी। इजाज़त लेकर अंदर आया तो क्यानी साहब फाइल के मुताबिक मशगूल थे। उसे आता देखकर उसके सलाम के जवाब पर फिर से फाइल पर नजरें दौड़ाने लगे। आपकी रिपोर्ट देख कर लग रहा था पिछले 4 साल की रिपोर्ट। और ये कैप्टन अरमगान बदलियार खान जानकर जहाँ खुशी हुई है आपने आज तक कोई छुट्टी नहीं ली। और फिर मुतल्लिक सोचकर अरमगान का दिल दुखा, सीने में सांस अटकी। वो शिद्दत से याद आई। फिर मोर जान, दाजी, बीजान और सबका चेहरा नज़रों के सामने घूम लगा। फिर वो सियारात और बेएतबारी उसके सामने आन खड़ी हुई थी। खुद को मजबूत करते वो संजीदा लहजे में बोला, सर मैं फौजी हूँ और वर्दी पहनकर सरहदों की हिफाजत करने के लिए बना हूँ। मैं इस मुल्क के दिफा के लिए खानदान क्या अपना आप भी कुर्बान कर सकता हूँ। वर्दी पहनते जो अज़्म खुद से किया था उसे निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके लहजे में चट्टानों की सी सख्ती थी, ऐसी चट्टान जो समंदर के बीचों बीच खड़ी थी और लहरों के इससे आकर टकराने का भी इस पर असर नहीं हो सकता था। क्यानी साहब उसकी जज्बा हिब्बुल वतनी को सर पर सराहे बगैर न रह सके और उन्होंने ये फैसला किया। बेहतर, बहुत खूब। लेकिन आप जानते हैं कैप्टन साहब, आप एक अच्छा फौजी और अच्छा फैमिली पर्सन भी होता है, इसलिए बेहतर है
یہی ہے کہ آپ ایک ماہ کی لیو چلے جائیں، یہاں کے حالات اب حد سے بہتر ہیں، کوئی کشیدگی بھی نہیں ہے۔ بٹ سر، وہ بولنا چاہتا تھا مگر کیانی صاحب درمیان میں بول اٹھے۔ اٹس اوکے، اٹس مائی آرڈر کیپٹن ارمغان ملیار خان۔ یس سر۔ انہوں نے سلوٹ کرتا ہوا اس کے سائن شدہ کاغذ تھامے باہر نکل آیا تھا۔ اپنے کیمپ پہ آ کر اس نے ایک کاغذ ایک جانب رکھا اور سر ہاتھوں میں دیے، وہ وہیں کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ لیو پر تھا اور سر درد ایک دم پھٹنے لگا تھا۔ پھر اسی بے وفا کی یاد نے دل پر دستک دے ڈالی تھی، پھر اس دل میں درد اٹھنے لگا تھا۔ اب کی بار وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اس کہانی کا انجام ہو جانا چاہیے۔ کب تک وہ اپنے دل میں درد اور کب تک وہ بے وفاؤں کی وہ مہر لگائے ہوا تھا۔ گاڑی کچی پکی سڑکوں پر دھواں چھوڑتی جا رہی تھی، بیک سیٹ پر ٹیک لگائے سو کر رہی تھی پامیر خان۔ بیک مرر سے اسے دیکھا، ڈیش بورڈ پر پڑی پانی کی بوتل ایک نظر دیکھا اور ہلتے پانی کی طرح اس کے دماغ میں طوفان چل رہے تھے۔ کیا وہ جو کرنے جا رہا تھا وہ ٹھیک تھا؟ دماغ سے آواز آئی کہ یہ ٹھیک ہے، اپنی محبت پانے میں کیا گناہ۔ دماغ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس نے گاڑی ایک جانب روکی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی اور پیچھے سے بیٹھی شازے حیرانی سے اس کی طرف دیکھے۔ جس وقت وہ حویلی پہنچا، حویلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ واحد باہر میں لان کچھ پتیاں جا رہی تھی، وہ بغیر کسی کو بتائے اچانک آیا تھا، لیکن سوات پہنچنے پر اس نے فون کر کے ارحم کو بلا لیا تھا۔ ارحم نے گاڑی پارک کی اور وہ ڈکی سے اس کا سامان نکالا، جبکہ ہاتھوں کو واپس رگڑے سردی کا احساس رفع کرنے کی کوشش پہ مصروف تھا۔ لالا، میں بتا نہیں سکتا کہ سب سے کتنا خوش ہوں میں آپ کو دیکھ کر، آپ سب کے لیے سرپرائز ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی مردان خانے کی جانب بڑھتا جوش و خروش سے پڑھ رہا تھا۔ لے بتا دیا تو کیسا سرپرائز رہے گا؟ کل صبح ناشتے کی میز پر آتے ہی سب کو اندازہ ہو جائے گا۔ اس سے تجسس میں ڈالے کندھا اچکاتے وہ اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ ارمغان اسے پکارتا تازہ دم تارتا رہ گیا اور سنی کرت گیا تھا۔ اندر جانے سے قبل اس نے مڑ کر پوچھا، کافی چائے کچھ لیں گے؟ لینا چاہتے بھی ہیں تو گزارا کر لیں، ہم زرانہ خانہ نہیں جا سکتے۔ ہنستے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے بچکانہ انداز پر ارمغان نے سر چٹکتے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کے گیا تھا۔ سب جانتے تھے کہ اسے کسی نہ کسی نے کمرے میں آنا پسند نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کی چیزوں کو ہاتھ لگانا بھی۔ اس لیے اس کی غیر موجودگی میں بھی فرح خانم اس کے کمرے تک ایک بار صفائی کروا کر فرنیچر پر چادریں ڈال دی تھی۔ گندگی اسے ایک آنکھ نہ بھاتی تھی اور اپنے کام نظم و ضبط سے کرنے کے عادی آرمی ٹریننگ اسے سکھا دی تھی۔ بغیر فریش ہوئے وہ سب سے پہلے فرنیچر سے چادریں ہٹائیں، انہیں سلیقے سے طے کیا اور اس نے الماری کے نچلے خانے میں رکھ دیا۔ ہیٹر جلایا اور پھر بیگ کھولے، سارا سامان نکال کر الماری میں ترتیب سے رکھ دیا اور سارا کام کرنے کے بعد ایک آرام دہ ٹراؤزر شرٹ لیے وہ فریش ہونے چل دیا تھا۔ غسل خانے سے نکل کر کپڑے سٹینڈ سے لٹکاتے وہ ڈریسنگ کے سامنے آ کھڑوا۔ سیٹی پر کوئی دھن بجاتا وہ مغز سے انداز میں بال کنگھی کر رہا تھا جب اچانک اس کی نگاہ نیچے ڈریسنگ کے کونے پر چمکتی کسی چیز پر پڑی تھی۔ وہ جو چیز تھی آدھی ڈریسنگ کے نیچے اور آدھی باہر تھی۔ تبھی ارمغان تیزی سے نظر رکھنے والے آدمی کی نگاہوں سے اوجھل نہ رہ سکی۔ کنگا رکھے وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا اور ہاتھ بڑھا کر اس چیز کو بائنکل لمحے بار آنکھیں سکیڑے ہاتھ میں پکڑی پازیب کو دیکھا۔ پھر الجھن کی جگہ حیرت نے لے لی تھی۔ چھان سے پائل پازیب کی مالکن کا سراپا آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ ہونٹوں پر وہ گزرا وقت یاد کیے فریب سی مسکراہٹ آ ٹھہری تھی۔ سالوں پہلے وہ عید ملن یاد آئی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ ملنے نہیں آ سکتی، کوئی دیکھ لے گا۔ پلوشے نے من آن سے ساری بات بتا دی۔ وہ ہنس دیا، وہ جانتا تھا کہ یہی جواب ہوگا۔ پلوشے نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ لالا، مسکرا رہے ہیں، کیا چل رہا ہے آپ کے ذہن میں؟ پلوشے نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ اسے اپنے کمرے میں لے کر آؤ، سب سے نظریں بچا کر اور سب سمجھانے کے بعد وہ اس کے اور افتنان کے مشترکہ کمرے کی جانب چل دیا۔ سب پچھلے باغ میں تھے، سب مردان خانے میں تھے، اس لیے اس پر کسی کی نظر نہیں پڑی تھی۔ افتنان بھی کمرے میں نہ تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے جیب میں سے کسی چیز کی یاد دہانی کرتے دروازے کے سامنے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا اور اس کے آنے پر دروازے کے پیچھے ہی چھپا رکھا تھا۔ 5 منٹ کے بعد سیڑھیاں چڑھنے کی آواز آنے لگی تھی۔ وہ زیر لب مسکرایا تھا اور دروازہ کھولے اندر آئی۔ کمرے کے وسط میں پہنچے وہ رکی سفید شلوار قمیض پر کالے گوٹے کا دوپٹہ گلے میں ڈالے اس کے بھورے بالوں کی آبشاریں کمر پر ڈھانپے ہوئی تھی۔ مومی سفید کلائیوں میں کالی چوڑیاں معلوم ہو رہی تھی اور اسے کسی کی موجودگی سے یکسر انجان تھی۔ اونچی آواز میں بڑبڑائی، افنان کدھر ہے؟ پلوشے تو کہہ رہی تھی وہ کمرے میں ہے۔ دوپٹہ اٹھا کر سر پر لیا اور جو ہی پلو ایک ہاتھ میں تھامے وہ باہر جانے کو موڑی تھی، دھڑکن تھم گئی تھی۔ ارمغان ہی تھا۔ ارمغان صرف ایک لمحے کو اس کا چہرہ دیکھ پایا تھا، اگلے لمحے اس نے جڑ سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ دروازہ ارمغان نے بند کر دیا تھا، پھر نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔
اور جو شدید حیرانی کے عالم میں اسی کی جانب یکٹک دیکھ رہی تھی، جیسے یقین نہ کر پا رہی ہو کہ یہ سچ ہے۔ وہ ارغمغان تو اسے دیکھتے ہی ایک بار پھر اس کی محبت میں ڈوبنے لگا تھا۔ جب دیکھا نہ تھا تبھی تو اس کی محبت میں پاگل تھا، اور اب دیکھ لیا تو مزید پاگل ہونے کو تھا۔ السلام علیکم، وہ مسکراتے لہجے میں ماتھے پر ہاتھ لے کر جا کر دلکشی سے بولا تھا، اور اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ برے کرتے شلوار میں بال پیچھے کرتے جانب سیٹ کیے مسکراتے ہوئے ہوبرو لگ رہا تھا۔ وعلیکم السلام، وہ اٹکتے ہوئے بولی اور ساتھ ہی دونوں ہاتھوں میں بے چینی سے مسلنے لگی۔ ارغمغان کی نظروں سے یہ اوجھل نہ رہ سکا۔ ڈرو تو نہیں، تمہارا اپنا ہی ہوں، وہ لہجے میں محبت سموئے قدم قدم چلتا اس تک آیا اور اسے اپنی جانب آتا دیکھ کر وہ کھسک کر پیچھے ہوئی تھی، اور وہ مگر ارغمغان کی آواز پر رکی۔ نہیں چاہتا کہ بغیر حق کے تمہیں ہاتھ بھی لگاؤ، اس لیے آرام سے کھڑی رہو۔ اس قدر پاس اس لیے آیا ہوں کہ سالوں سے ان آنکھوں کو قریب سے دیکھنے کی تمنا تھی، وہ سنجیدہ سے بولا، اور مسکراہٹ اس کے لہجے کی خاص تھی۔ وہ پرسکون ہوئی اور نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھی۔ میں قربان جاؤں، دل پر ہاتھ رکھے وہ محبت سے بولا، اور اس کی نیلی گہری آنکھوں میں شرم اتر آئی۔ عید ملن مبارک، وہ دھیرے سے بولا، اور جب جیب ٹٹولی وہ پازیب نکالی۔ چاہتا ہوں کہ یہ تم ہمیشہ پہنے رکھو۔ وہ باریک سی سونے کی چین نما پازیب تھی جس پر چھوٹے چھوٹے سفید موتی فاصلے فاصلے پر جڑے ہوئے تھے۔ آواز بالکل پیدا نہیں کرے گی، بس میری یاد دلاتی رہے گی آپ کو۔ اسے کشمکش میں مبتلا دیکھ کر وہ بولا۔ وہ مسکرائی اور اس ہاتھ سے وہ لٹکتی پازیب پکڑی۔ تو پھر آپ ساری زندگی مجھے یہ پہنے پائیں گے، بلکہ ابھی پہنتی ہوں۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے وہ کھلکھلائی، اور اس کی کھلکھلاہٹ ارغمغان کو حال میں کھینچ لائی۔ یادوں کا حسین سترنگی بلبلا ہوا میں تحیل ہو گیا۔ گہری سانس لیے وہ سر پیچھے پشت پر ٹیک لگا گیا تھا۔ یہاں آتی تھی تبھی یہ پازیب یہاں موجود ہے۔ آنکھیں بند کیے وہ اس کے کمرے کو اس کی موجودگی محسوس کرنے لگا۔ کتنے سال بیت گئے مگر ارغمغان ملیار خان آج بھی تمہاری محبت میں قید سے رہا نہیں ہو پایا۔ دل ہی دل میں سوچتے وہ مسکرایا، پھر تلخ مسکراہٹ ہونٹوں پر چھائی اور جملہ مکمل کیا گیا، بلکہ وہ تو مزید قید ہو گیا ہوں، ہر گزرتے دن میں مزید اس قید میں جکڑتا جا رہا ہوں۔ نظریں ابھی بھی اس پازیب پر جمی ہوئی تھی۔ شاہزادے چونکی اور حیرت سے پامیر خان کی جانب دیکھا۔ کو گاڑی کیوں روکی آپ نے؟ وہ رونا بول چکی تھی اور اسی ازلی کانپتی لہجے میں بولی۔ نہ جانے کیوں اسے پامیر خان سے خوف محسوس ہوا تھا۔ پامیر خان نے فوراً خود کو سنبھالا، پھر ڈیش بورڈ پر پڑی پانی کی بوتل اٹھا کر اس کی جانب بڑھائی، جس نے نہ سمجھی کہ عالم میں وہ بوتل تھام لی۔ ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ پامیر خان ملحوظ ہوا۔ اسے خود سے خوف کھاتا دیکھ کر پامیر خان کو انجانی سی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ یہ پانی پی لو، تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ جھجکی خواہ ہی انہیں غلط سمجھا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں صاحب، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ میں نے کہا پانی پیو۔ لہجہ سخت تھا۔ شاہزادے نے بوتل پکڑی اور چہرہ دوسری جانب کر لیا۔ پیاس واقعی بہت لگ رہی تھی، اور کچھ پامیر خان کا خوف ایک ہی سانس میں وہ آدھا پانی پی چکی تھی۔ ذائقہ کچھ عجیب تھا مگر غنیمت تھی کہ پانی پی لیا جائے۔ مونچھوں تلے پامیر کے ہونٹ مسکرائے۔ عجیب سی مسکراہٹ۔ خالی پانی کی بوتل اس نے اپنے ساتھ ہی دھری تھی۔ پھر سے دل زرمینے کے لیے پریشان ہونے لگا۔ حویلی آدھے گھنٹے کی مسافت پر تھی مگر وہ آدھا گھنٹہ کے گزر ہی نہیں رہا تھا۔ گاڑی چلاتے چلاتے پامیر نے بیک مرر میں اسے دیکھا اور نیند کی گولی اثر دکھانے لگی۔ وہ آنکھیں کھولنے کی لاکھ کوشش کر رہی تھی مگر بے سود۔ صاحب مجھے ایک دم نیند ہی نیند، یہ گاڑی حویلی کے راستے پر تو نہیں ہے؟ وہ ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بولی۔ مرر سے جاگتی پامیر خان کی آنکھیں دیکھی تب شاہزادے کے دل میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ پامیر کے ساتھ آ کر اس نے غلط کیا، کچھ غلط تھا، کچھ بہت غلط، اور ہم نے تو منع کر دیا تھا مگر اب دشمن جانہ کی یاد پر دماغ پھر سے سنسنا اٹھا تھا، دل جلنے لگا تھا۔ اسے شدت سے چائے کی طلب ہوئی۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، سوچتے ہوئے اٹھا، بتی ہوئی بجھائی، پازیب اندر ہاتھ میں جیب میں ڈالی اور پھر دراز میں رکھی اور باہر کی جانب چل دیا۔ راہداری میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سب کمروں کی بتیاں گل تھیں۔ فاصلے پر لگے آتش دانوں میں ہلکی ہلکی آب موجود، جس کے اسیب اندھیرے میں ہی زنان خانے کی جانب آتے ہوئے کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ زنان خانے داخل ہوتے دل کو سکون سے ملنے لگا۔ دشمن جانہ کے علاقے میں داخل ہونا خطرے سے خالی نہ تھا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا وہ رسوئی کی جانب بڑھا، پھر رسوئی کے باہر رکا، سر نفی میں ہلایا۔ دل کو سکون چاہیے نہیں، دیدار یار سے چاہیے تھا۔ دل کو لاکھ ڈانٹا مگر دل بھی کس کا تھا کہ اسی کا۔ اسی جانب جانے کو مچلنے لگا تھا، جانے ہی والا تھا کہ جب اسے باغ کے دروازے پر کسی کے سائے کا گمان ہوا۔ وہ خاموشی سے چلتا اسی کی جانب آیا۔ پلر کی اوٹ میں کھڑے اس نے آنکھیں سکیڑی اور اس کی جانب دیکھنا چاہا، تب بھی وجود روح موڑا لیکن ارغمغان کو نہیں دیکھا مگر اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔
सांस रोके यकटिक दिसंबर का यक मौसम जिसमें इंसान क्या हर चीज ठीक ठाक कर रह जाए, ऐसे मौसम में वो बेनियाजी से कमीज शलवार पर एक चादर ओढ़े खड़ी, हाथ में मग था, गालबन में चाय पी रही थी। वो जानता था कि वो चाय की शिदाई थी, मगर जिस चीज ने अरमगान को गुस्सा दिलाया उसका बेनियाज अंदाज था। अगर वो बीमार पड़ गई, वो जब बड़े पीछे उस तक आया और फिर उसे वो खुद में मगन रसोई की जानिब जा रही थी, ठिठक कर रह गई। अरमगान उसके सामने एक हकीकत बना खड़ा था, जिस इंसान को वो कुछ लम्हे पहले तहय्युलाती दुनिया में ढूंढती आई थी, वो मुजस्सम हकीकत बना उसके सामने खड़ा था और आंखों में शरारे जल रहे थे। कमरे में जाओ, वरना अभी यहाँ बीजान को बुला लूंगा। किस इश्क के गम में शोक मनाया जा रहा है, ये भी बीजान ही पूछेगी तुमसे। ये तमाशा क्या करके क्या साबित करना चाहती हो तुम? जिस तरह आया था उसी तरह तनफन करता वहां से चला गया, जबकि वो डबडबाई नजरों से मर्दान खाने के बंद दरवाजे की जानिब देख रही थी। कुछ लम्हे तक उसे यकीन ही नहीं आया कि वो वापिस आ गया है। वह मुश्किल यकीन आया तो दिल को यकीन नहीं आया कि वो उससे मुहातिब हुआ था। वो लहजा उसने अपने लिए 4 साल बाद सुना था, गुस्से में ही सही मगर उससे मुखातिब तो हुआ था। अभी वो उसके लिए फिक्रमंद था और उसका लहजा बता रहा था। वह मुस्कुरा रही थी। फिर किसकी जालिब वो से होश आया तो किसी दरमियाने दर्जे के कमरे में थी। फर्नीचर भी हवेली के महंगे फर्नीचर के मुकाबले में कुछ ज्यादा नहीं था। छतें सादी और दीवारें भी सादी थी। खिड़की पर दबीज पर्दे पड़े हुए थे और इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल था कि आया रात का वक्त था या दिन का। वो हैरानी से इधर उधर देख रही थी। ये जगह नहीं थी, बहुत जोर देने पर सोए दिमाग पर गुजरी रात का वाकया ताज़ा होने लगा। वो पमीर खान के साथ जरमीने से मिलने जा रही थी। वो पानी और उसी अजीब बात, नींद का गलबा, पमीर खान की आंखों की चमक, सब उसके जेहन में घूमने लगे। सर चकरा रहा था। कमरे में गहरी खामोशी थी। टिक टिक की आवाज पर उसे अंदाजा हुआ कि यहाँ क्लाक भी था। नजरें घुमाकर उसने बाएं जानिब देखा, जहाँ साइड टेबल पर एक नन्हा अलार्म क्लाक पड़ा था। वक्त या शाम देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसकी। घड़ी 5 बजा रही थी। वो 5 सुबह के थे। उसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। खुद पर दिया गया नरम कंबल हटाते वो खिड़की से तक आई और पर्दे हटाकर बाहर देखा। नीम अंधेरा था, जिसका मतलब अभी सुबह के 5 बजे थे। दूसरी नजर इधर उधर डाली। खिड़की से बाहर एक छोटा सा क्लोजो पड़ा था। वो कायदा कांपने लगी। क्या बड़े खान साहब उसे यहाँ लाए हैं? अगर लाए हैं तो क्यों? उसकी आंखों से आंसू रुवाते उसे लगा था कि एकदम घुट जाएगा। वो दौड़कर दरवाजे तक आई, हैंडल घुमाया और लॉक था, मगर उसे मजीद रोना है। वो खिड़की की जानिब आई, मगर खिड़की के आगे लोहे का बड़ा सा जंगला लगा हुआ था। देखकर मजीद मायूस होगी। उसे तजाद पर खिड़की बाहर खुलती हुई थी और आंखों में शायद दरवाज़ा खुला तो अंदर आई। गुस्लखाना था। गुस्लखाने में झांका तो बहुत ऊपर एक खिड़की थी जो बाहर की तरफ बांधी। क्या कर सकती थी सिवाय अपनी किस्मत पर मातम करने के? उसे अपने शहर वाले घर छोड़े कमरे का दरवाज़ा ला के वो दोबारा वापसी के सफ़र के लिए निकला था। उसे सुबह से पहले हवेली पहुंचना था। वो जानता था कि उसे सुबह तक होश आ जाएगा, लेकिन उसे पूरी तरह कैद करके आया था। वो जानता था कि वो कुछ भी कर ले वहाँ से निकल नहीं सकती थी, इसलिए उस जानिब से वो खासा मुतमईन था। उसे अब अगले मंसूबे पर अमल करना था। उसे हवेली पहुंचकर ज़मीने को एतमाद में लेना था, जो कि उसके लिए ज़्यादा मुश्किल ना था। 3 बजे तक वो हवेली पहुंच चुका था, लेकिन थकन से बुरा हाल था, इसलिए सीधा अपने कमरे की जानिब चल दिया। और 9 बजे हवेली में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। मलियार खान दियार खान खेतों के लिए निकल गए थे। चूंकि आज एतवार था, निकाह के बाद अख्तर खान लंदन ही थे। आलमगीर खान जरगे से निकल चुके थे और उन्होंने पामीर को भी साथ चलने की दावत दी थी, मगर उसने सहूलत से इनकार कर दिया कि सफ़ेद काटन का कड़कड़ाता सूट पहने मूंछों को ताव देते हैं। वो जनान खाने चला आया। भी जान अपने कमरे में थी। लाउंज खाली था। वो सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर आया। जरमीने के कमरे के बाहर रुककर उसने गहरा सांस खींचा और फिर दरवाज़ा खोला। जरमीने की इजाज़त देने पर वो अंदर चला आया। सलाम लाला, आप यहाँ बैठे ना? उसने सोफे की जानिब इशारा किया। वो सोफे पर जा बैठा और फिर उसे सामने बैठने का इशारा किया। मैं शाहज़द से शादी करने वाला हूँ। इसकी बात पर वो पूरी उछली थी और बिच्छू डंग मारने दिया हो। कौन शाहज़े? फजूल सवाल था। वो जानती थी, मगर उसने शिद्दत से दुआ की कि वो ना हो। तुम्हारी दोस्त, वो उसी सुकून से बोला था। ज़रमीन ने उसे देख कर रह गई। वो कितने सुकून से बात कर रहा था और क्या बात कर रहा था वो खुद भी नहीं जानता था, या वो ज़रमीने को बेवकूफ़ समझता था। उसे समझ नहीं कि वो क्या कहे। क़यामत आ जाएगी हवेली में मोरजान वापस आई, क्या कबूल नहीं करेंगे? वो उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, उसे हर पहलू से आगाह कर रही थी। हवेली में बता कौन रहा है? ये तुम्हारे और मेरे दरमियान रहेगा। जब उस हसीयत मजबूत हो जाएगी तो मैं उसे हवेली ले आऊँगा, तब तक वो यहाँ से दूर रहेगी। वो किस हसीयत की बात कर रहा था? ज़रमीने जान चुकी थी कि इतनी बेबाकूफ़ तो ज़रमीने के चेहरा हफ़्त से सुर्ख पड़ गया था, मगर वो सुकून से मोबाइल हाथ में घुमा रहा था। लाले, उसका रिश्ता तय होने वाला
वाला है? वो बेचैनी से बोली। होने वाला है नहीं था। वो सोफे की पुश्त से टेक लगाए पुरसुकून से लहजे में बोलता ज़मीने का सुकून उड़ा रहा था। कुक कुक क्या मतलब? उसे किसी अनहोनी का खौफ महसूस हुआ। वो एकदम दिल बेचैन हुआ। मेरे कब्जे में है वो जितना आराम से बोला था ज़मीने का आराम सुकून उतनी ही तेज़ी से ख़त्म हुआ था। ये क्या कह रहे हैं आप? झूठ बोल रहे हैं ना आप? मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? झूठ बोल दें ये झूठ है। ऐसा ऐसा नहीं हुआ है ना? कह दें लाला ये मजाक है, ये ऐसा जुल्म नहीं कर सकते। उसके घर वाले क्या मुंह दिखाएंगे? मैं जा रही हूँ सबको बताने। आपको उसे वापस लाना होगा। पहले वह उसके सर पर खड़े होकर यकीन और बेयकीनी से चिल्लाती रही थी, फिर बाहर जाने लगी। जब उसकी कलाई पमीर खान की गिरफ्त में आ गई। तुम किसी को कुछ नहीं बता रही? सुना तुमने? तुम कुछ नहीं जानती? क्या समझती हो अब तक ज़रगुल या उसके घर वालों को शाहज़े की गैर मौजूदगी का इल्म नहीं हुआ होगा? क्या समझती हो? हाँ, किस मुंह से जाएगी अब वो वहाँ? क्या मुंह दिखाएगी? उसे कोई कबूल करेगा भी या नहीं? कर भी लिया तो उसकी शादी किसी बूढ़े से करवा दी जाएगी, उसकी ज़िंदगी तबाह होगी। दोनों सूरतों में रात बाहर गुजारी। 1 घंटा नहीं आज़ादी साहिबा। उसके अल्फाज से ज़मीने को झंझोड़ कर रख दिया था और उसके सर्द लहजे पर दिमाग की सनसनाहट होने लगी थी। होश के नहा लो और जहाँ बैठो। उसने ज़मीने को अपने सामने बिठाया और गुमगु उसे नजरें आड़ी थी। मेरी मोहब्बत है वो, उसका साथ चाहता हूँ। जब से उसे देखा है एक पल सुकून से नहीं रह पाया और दिन बेआराम और रातें अजाब बनती जा रही हैं। दिल बेकरार को इसके साथ चाहिए था मगर वो तो अनजान बनी फिरती रहती थी। मेरी जिद बात चुकी थी वो और मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। आज भी जान से इजाज़त लेकर तुम्हें साथ ले जाऊंगा। निकाह है हमारा और भी हो जो उसे संभाल सकती हो। निकाह के बाद तुम्हें यहाँ छोड़ जाऊंगा। ज़मीने सुनसी कैफियत में उसकी जानिब देख रहा था। यकटिक कुछ पल उसकी आंखों में कुछ तलाशा चाहा था। गहरी आंखों का राज पाने का नाकाम रही। फिर बेबसी सी गोया हुई। बहन है वो मेरी, मेरा जिगर, मेरी दोस्त। कोई दुख उसे मिले वो मुझे मिलेगा, कोई तकलीफ उसे होगी तो मुझे भी तकलीफ होगी। मेरा दिल काटेगी। नहीं जानती थी उसे दोबारा आंखों में वो मुस्कुराया। साथ देंगे उसका ज़रूर, उसे तनहा नहीं छोड़ेंगे। शायद हुक्म था। वो हंसा। कभी नहीं। हवेली से मोरे जान बाबा साई से टक्कर ले लेंगे आप उसकी खातिर? आखिर सवाल था। पमीर जानता था तभी मुस्कुराया। चलें अब। वो उठ खड़ा हुआ। कहाँ? वो भी हैरानी से उठी और उसकी जानिब देखा। हैरानी में वो ये भूल गई कि पमीर खान ने उसके आखिरी सवाल का जवाब नहीं दिया था। शायद वो सवाल ही अधूरा रह जाने के लिए क्या गया था। कैसे खबर? बताया तो है। उसने अबरू उचकाए उसकी जानिब देखा। उसे तो याद आया। उफ, मैं तैयार तो हो जाऊं और हमें उसके लिए कपड़े भी तो ले जाने हैं। अब जाहिर सी बात है उसके पाँव वहाँ कुछ नहीं होगा और मुझे अपनी भाभी के लिए तोहफा भी लेना है। ये सोचकर उसने होश कर गई थी। वो जिंदगी भर हवेली में एक साथ रहने वाली हैं और उससे दूर नहीं जाएगी। बस ये कुछ अरसे का इंतजार। उसके बाद ये सोचकर वो होश कर गई थी कि जिंदगी भर हवेली में एक साथ रहने वाली हैं और इसे दूर नहीं जाएगी। बस कुछ इंतजार और उसके बाद हमेशा साथ होंगी। पमीर मुस्कुराते हुए बाहर की जानिब चल दिया। उसे भी जान से इजाज़त लेनी थी क्योंकि अब वो उसे अपने साथ ले जाने वाला था। अरहम के कहने के मुताबिक सुबह नाश्ते की मेज़ पर वो बीजान के बराबर बैठी औरत और कुछ फैसले पर बैठे लड़के को देखकर हैरान और परेशान कम ज्यादा हो चुका था। कौन थी वो औरत जो मर्दों के साथ बैठी थी? हालांकि हवेली की औरतें मर्दों के बाद खाना खाती थी लेकिन ये तो साथ ही बैठी थी। वो हैरानी से चलता वहां आया था। सबसे पहले मलियार खान की नज़र उस पर पड़ी। मेरा हानान। वो उठे तो अनमकान भी होश में आया। मुस्कुराते हुए, पखैर अगले बच्चे, वो गर्मजोशी से उसे तपतपाते हुए बोले। उनसे अलहदा हुआ तो महसूस हुआ कि बीजान और दाजी से मिलना चाहिए था। दाजी उसे घूर रहे थे। मलियार खान भी शर्मिंदा हो गए थे मगर वो क्या करते? लखते जिगर को सामने देखकर पितराना शफकत मजबूर होगी। बीजान और दाजी पास चला आया। गुस्ताखी माफ दाजी, अस्सलाम वालेकुम। उनके सामने सर झुका गया। उनसे प्यार लेने के बाद बीजान की जाने मुड़ा और सबसे आखिर बारी बारी मिले मलियार खान को महसूस हुआ कि ज़मीने और दरियाब हैरान थे। गालबन हवेली के एक फर्द को देखकर वो मुस्कुराए और तारुफ करवाना चाहा। तासु, ये मेरा बेटा है, कैप्टन अरमगान मलियार खान। कैप्टन कहते न जाने क्यों मगर उनके लहजे में फ़ख्र दर आया था। शायद बेटे का ये तारुफ किसी भी बाप के लिए बाइस फ़ख्र होता है। ये तुम्हारी पुप्पो है हमारी तासु। दयार खान उसकी हैरानगी भी दूर करना चाहिए थी। वह मुस्कुराते हुए ज़मीने के आगे झुका था। ज़मीने ने उसे प्यार और मोहब्बत से मुस्कुराकर उसका माथा चुमा। माशाअल्लाह मलियार खानान, तुम्हारी जवानी मालूम होती है। वो मुस्कुराते हुए मलियार खान से गोया हुआ था। अब दुरियाब खान के सामने आया और पर दुरियाब उठ खड़ा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसे समझ ना आया कि कैसे तारुफ पेश करे। पुप्पो के बेटे हो? अरमगार उसे गले मिलते हुए बोला और अलहदा हुआ और हंस दिया। जी दुरियाब, दुखदार खान कहते हैं नाचीज को। उसने आंख मारी। अरमगार ने उसके चंचल रवैये को देखा। दुरख ने आवाज पर दुरख ने घूंघट निकाले। वहां आप पहुंची। जी बीबी सरकार। और सर झुकाए बोले,
वो सर झुकाए बोली, जाओ और पुलवशे को आगाह कर दो कि मलियार हनान हवेली आ गया, उनकी खुशी दीदनी होगी लाला की दीवानी। वो 4 मजीद हदायत लेने के बाद वहां से चल दी। तब दरियाब खान को इल्म हुआ कि पलवशे का भाई है, मगर वो पलवशे के मुकाबले में बहुत अच्छी फितरत का मालूम हो रहा था। हंसमुख सा खाने के मेज़ और छाने वाले सन्नाटे से वो होश में आया। सब पर नजर पड़ी। अब सब खामोश क्यों हो गए? मैं इतनी मुश्किल बात नहीं पूछी, बस यही पूछा है कि पुप्पो अब कहाँ तक इनका जिक्र इस हवेली में अब तक क्यों नहीं हुआ? वो नडर अंदाज में बात करता था, बेलचक लहजा और अरमकान पूछ रहा था। सब सुन बैठे थे। इस जरमीने तमस्खर से बात का क्या जवाब दिया जाए? बी जान थूक निकले आलमगीर खान की जानिब देखे, मुस्कुराई, नजरें उठाकर बिल्कुल सामने बैठे पामीर खान की तरफ देखा। नजरें पामीर खान पर थी, जो किसी एक गलती ने हम सबको जुदा कर दिया। मेरे अंधे एतमाद, नजरें आलमगीर और किसी अकड़ कदम रवायात से मोहब्बत अना सब तबाह कर गई। नजरें चुरागे खान पर आज में, जिन्होंने इनकी नजरों को नजरअंदाज किया, कुर्सी खिसकाई और उठ खड़े हुए। आज के लिए इतना ही काफी है, आइंदा गुफ्तगू इस मोड़ पर नहीं जाएगी। बस इसका सर्द लहजा सब कुछ बावर करवा गया। जरमीन ने यूं बोले मुस्कुरा रही थी। आलमगीर खान और उसके बाद पमीर खान मेज छोड़कर जा चुके थे। सब ने अरमगान की जानिब देखा, जिसने महद कंधे उचकाए और उसके लिए शादी का खूबसूरत जोड़ा, कुछ मेकअप और कुछ सादा जोड़े, जरूरत का सामान, जूते और तोहफे का शादी का तोहफा। जरमीन पमीर खान के साथ इस शहर वाले घर आ चुकी थी। घर सादा मगर प्यारा था। आधा सामान वो आधा पमीर खान उठाए हुए थे। किचन का सामान किचन में ही रखने चला गया। जरमीने ने सारा सामान लाउंज में रखा और लाउंज में कोने में ही ओपन किचन था और दाखिली दरवाजे के साथ ही ड्राइंग रूम था और लाउंज में बड़ी कालीन बिछी हुई थी। फिलहाल पर्दे पड़े हुए थे। सामने की जानिब 2 कमरे थे। जरमीने अभी तक पमीर के इंतजार कर रही थी, क्योंकि चाबियां उसी के पास थी। ये घर कब लिया और हवेली में किसी को बताया भी नहीं। वो किचन से निकल कर आया तो जरमीने ने इधर उधर देखते हुए पूछा, अपनी मर्जी से लिया था, अभी किसी को भी नहीं बताया। उसने कंधे उचकाए और पानी की बोतल उसकी जानिब बढ़ाई। दरवाजा खोल रहा हूँ, जाओ, उसे जाकर मनाओ और समझाओ, ये पानी दे देना। सुबह से नाश्ता भी नहीं किया उसने। फिर जेब में चाबियां निकाली और बाएं हाथ पर बने कमरे की जानिब चल दिया और लाख घुमाकर दरवाजा खोकर जरमीने को देखा, जिसने गहरा सांस खींचा और उसी की तरफ चल दी।